हार्ड कौन सा क्वेश्चन लगा आपको बताइए जरा। एक क्वेश्चन बस वही था, उसमें मिसप्रिंट हो गया था, मतलब कि 1980 जो था मैंने टाइप कर दिया था, 1930 होना चाहिए था वो एक्चुअल में, ठीक ना। तो 1930 था एज पर बुक, किसी ने 1810 कर दिया गूगल करके। अक्षर अपना क्लास मैं क्यों रिकैप करूँ, क्लास आप रिकैप करो ना, ठीक ना। अभी और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या 1 to 30 क्वेश्चन जो डिस्कस किए गए, जो दिए गए थे आपके टेस्ट में, उससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीर आनंद, रिजल्ट मिलेगा आपको जब सभी चैप्टर के टेस्ट हो जाएंगे तब, ठीक है। कंप्लीट टेस्ट होने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि सर नेक्स्ट वीक एक क्वेश्चन था में। सर, एक क्वेश्चन था कि सर इलेक्शन नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी होगा कि नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन था। इलेक्शन होगा तो डेमोक्रेसी होगा कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है। सर वो कॉलिंग अप वाला तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो कॉलिंग अप वाला तो सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था सर, उसमें कुछ भी कर दिया। कुछ भी कर दिया तो कटेगा ना। नो सर वही तो सर मार्क्स भी कुछ भी मिलेगा, मार्क्स में भी कुछ भी मिल जाएगा। तो सर क्या था क्वेश्चन, क्या था सर एक्चुअली में? सर हमको सिर्फ यही लगा We कि would end up calling almost every government that holds an election a democracy। पूछ रहा है कि क्या सभी गवर्नमेंट में जिसमें इलेक्शंस होते हैं उसको डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। तो एक नो पहला सर। ऑप्शन है यस, नो सर जिसमें भी इलेक्शन होते हैं सर क्या वो कहा जाता डेमोक्रेसी है ना। है। अरे रुक जाओ। तो पहला ऑप्शन था, फर्स्ट वन वाज यस, हाँ बिल्कुल कहा जाता है। दूसरा कहा गया नो, तीसरा कहा था कि हो सकता है इसमें भी, और चौथा था नन, नहीं नहीं कहा सकता है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े हैं ना, ठीक है। सर तो चाइना में तो इलेक्शंस होते हैं, बट वो तो मे इलेक्शन बी वो तो नहीं। तो नहीं, मे भी नहीं, डी, नो। नो। नो होल्डिंग इलेक्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि वो डेमोक्रेसी है। तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, सऊदी अरेबिया का हमने पढ़ा एग्जाम्पल, इलेक्शन होता था ना इलेक्शन वहां पे, बट इट वाज नॉट अ डेमोक्रेसी। इस्टोनिया का हमने पढ़ा, इलेक्शन होता था लेकिन इट वाज नॉट अ डेमोक्रेसी। चाइना का एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है। सर तो मे भी हो सकता है ना पाकिस्तान, सर, इंडिया में भी तो इलेक्शन होता है, तो सर मे भी नहीं हो सकता है। मे बी का मतलब क्या होगा, उसके डेमोक्रेसी होने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। सर तो होता है कि नहीं? यहाँ पे आंसर देखो, नहीं। यहाँ पे सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन है, ठीक है, इलेक्शन का होना। तो सिर्फ एक ऑप्शन देने के बाद इलेक्शन के होने का क्या चांसेस हैं। अगर कुछ और भी होता है कि इलेक्शन के अलावा अगर कोई और बात है तो मे भी करते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं मे भी, ठीक है। या कहता है कि वन ऑफ द फीचर, वन ऑफ द फीचर है इलेक्शन, ठीक है, तो होता मे बी। नो होगा इसका आंसर, नो। क्यों? सर डेमोक्रेसी का तो पूरा फीचर पढ़े हैं, तब क्यों कैसे पूछ रहे हैं फिर सर? क्यों क्यों पूछ रहे हो? एट लास्ट हम लोग कंक्लूड ये किए थे ना कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। खत्म किए थे ना चैप्टर बस में। बोला जाता है सर। यस सर। इंडिया ऑलमोस्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, बट इट इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। तो सर डेमोक्रेटिक तो ये भी एक नहीं नंबर गया, है। 1 नंबर गया सर। हाँ गया तो अच्छी बात है ना, गया तब तो अब तुम अब डिस्कस कर रहे हो, अगर आया रहता तो डिस्कस नहीं करते आप लोग। क्या लग रहा है, गया अच्छी बात हुई ना, ठीक ना। और कुछ? सर मे भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ज्यादा चांस है कि होने का। इसलिए मे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए बारे में डिस्कस किया गया, इसलिए मे भी नहीं होगा। मे बी ऐसा बिल्कुल आप सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग बिल्कुल सही है कि मे बी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सिर्फ इलेक्शन के लिए इसमें डिस्कस किया गया है, इसलिए नो जो होगा वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक ना। सर एक और था क्वेश्चन सर, जिसमें लिखा था कि डेमोक्रेसी के आंसर, डेमोक्रेसी क्या है, इसको फाइंड क्यों करते हैं? डेमोक्रेसी नहीं समझ पा रहे आपके क्वेश्चन को। सर इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी क्या है इसको फाइंड क्यों करते हैं सर? सर दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग था सर। पहला था कि डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को अलग अलग करने के लिए, और दूसरा था डेमोक्रेटिक कंट्री के फीचर्स को जानने के लिए। नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिख रहा है। सर है। ये सर था। है सर।
यस सर था। हाउ डज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प अस? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यस सर, ये तो था दूसरा, वो कहाँ था? ये क्वेश्चन है कि आपने जो पढ़ा है, ये चैप्टर पढ़ा है, इसमें डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हमको कैसे हेल्प करता है। तो देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन तो बहुत ही इजी क्लियर है कि डेमोक्रेसी इसलिए होता है, मैं दूसरे ऑप्शन से बोल रहा हूँ कि सो दैट वी कैन गेट वोटिंग राइट। डेमोक्रेसी के बारे में जान लेंगे तो हमको वोटिंग राइट मिल जाएगा। क्या वोटिंग राइट होना एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर है? नो सर। तो ये ऑप्शन तो सीधे गलत हो रहा है ना। ठीक, दो ऑप्शन आपको इसमें टैकल कर रहे हैं। टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, ये एक चीज तो हो रहा है। yes. और दूसरा एक और चीज हो रहा है, टू फिगर आउट व्हाट लाइज इन अ डेमोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन हमने पढ़ा, ठीक ना। तो व्हाट लाइज इन अ डेमोक्रेसी और ऑप्शन नंबर ए, ये जो होगा ये दोनों मैच कर रहे हैं लगभग। लेकिन अब इसमें बेटर कौन ढूंढे, तो बेटर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताकि ये आपको डिफाइन कर सके कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी का डिफिनीशन क्यों पढ़ते हो, डिफिनीशन क्यों पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन में, डेमोक्रेसी के डिफिनीशन में जब तक फीचर्स नहीं पढ़ोगे तब तक तुमको तुम्हारे राइट मिलने वाले नहीं है। क्या डेमोक्रेसी का सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन तुमको बताता है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या लाई करता है? नहीं ना सर। डेमोक्रेसी सीधे क्या बताता है कि हाँ डिफिनीशन हो गया कि ये होगा तो डेमोक्रेटिक बोलेंगे, ये नहीं होगा तो नॉन डेमोक्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था, 14 का। सर तो 1 नंबर पक्का। ये भी गया सर। 15 नंबर सर गया नहीं, आ गया 50 नंबर। ये म्यांमार वाला क्वेश्चन मैंने आपको डिसाइड में बताया था। ठीक है, म्यांमार की कहानी बताई थी मैंने आपको, सुंग यांग सुकी नाम जो था, आंग सुकी उसका नाम था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सर उनको बंद कर दिया था सब जीतने के बावजूद। हाँ 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 हाँ। तो उसमें कौन बना था रूलर? आर्मी। आर्मी। तो ये ऑप्शन था उसमें, आर्मी था ना, आर्मी था उसमें ऑप्शन। Those who happened to be in control of the army became the rulers. ठीक है, खत्म किया जाए, अभी भी डिस्कस करना है? सर स्टार्ट करिए। ठीक, स्टार्ट करने के पहले अनन्या, मुझे इसी का नाम दिख रहा है, अनन्या, अनन्या डॉट। सुन रही है आप अनन्या? यस सर। लास्ट स्टोरी हम लोग कहाँ खत्म किए थे? सर प्लीज रिपीट। रुक जाओ तो अपना माइक ऑफ ही कर लो, पीछे ट्रेन चल रही है आपकी। अंकिता भारद्वाज, अंकिता देखो, अगर अभी रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक ना। अंकिता, अगर आप लेट करिए तो क्लास के बाहर सीधे फिर बैठे रहिएगा। ठीक है, वेटिंग में नंबर है। अब अगर कोई भी क्लास के बाहर जाता है फिर आ नहीं पाएगा। भार्गवी तिवारी, भार्गवी, सभी को मेरी आवाज आ रही है ना पहले? उसके बाद कोई भी एक्सक्यूज नहीं। वॉइस आ रही है? आवाज क्यों नहीं आ रहा? सर आवाज एकदम सही आ रहा है। परफेक्ट आवाज है सर, फैबुलस एकदम सर, ऑसम। सर का आवाज सर अब नहीं आ रहा। अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा।
किसको इसको पता है अभी तक जो चैप्टर में स्टोरी हुई थी? देखो अगर तुम लोग ना मुझे हेल्प नहीं करोगे तो फिर मैं क्या होगा कि पढ़ाना शुरू करूंगा, जैसे एसएसटी पढ़ाया था जनरली, बुक उठाए, पेजिंग डाले, खत्म करें, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं। अगर आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो फिर आप मेरी तरफ से भी ना सोचना कि मैं रिस्पॉन्स करूंगा। दो हाथ आए हैं, नखत फिरदौस का, आयुषी का। अच्छा, लास्ट टाइम पूछ रहे हैं कौन कौन वैसे स्टूडेंट है जो कि लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस हम लोग किए हैं वो आप बता सकते हो? छह हैंड रेज हैं बस मात्र। चलो तुम लोग का दिन जो होगा ना बहुत राज करने का दिन खत्म हो रहा है, क्योंकि आ रही है टाइमिंग अब ऑफलाइन क्लासेस की। तो फुली 15 जुलाई से हम लोग शुरू कर देंगे ऑफलाइन क्लासेस, और उसके बाद मालूम चलेगा। ठीक है सृजा, सृजा सर कल से 15 जुलाई बाबू, जुलाई अभी 1 महीने बाकी है। सृजा अनम्यूट करो। नो अंकिता, अब नहीं। सृजा आपको मेरी वॉइस आ रही है? सृजा वॉइस आ रही है तुमको मेरी? कमाल है ये तो। दृष्टि, दृष्टि यस अग्रवाल, सर। वॉइस आ रही है ना आपको पहले मेरी? आप यस सर। आप मुझे बताओ कि ये वर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक हमने लास्ट डिस्कस किया था ना? क्या सर? मैंने लास्ट डिस्कस किया था चैप्टर में बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, ठीक ना? आज नेटवर्क डाउन है क्या सबकी तरफ? यस सर, आपने बताया था कि वहाँ पे लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई थी वहाँ पे, बहुत सारी कंट्रीज के बीच लड़ाई हुई थी। वर्साई की वहाँ पे, वो वर्साई जो फ्रांस में है, वहाँ पे वहाँ की संधि हुई थी, जो कि वर्साई की संधि के बाद वो जर्मनी में हुई थी 1914 में। आयुषी शर्मा, आयुषी शर्मा। यस सर। हाँ बताइए आप। सर वही वर्ल्ड वॉर के बारे में आप बता रहे थे, अलाइज वर्साइलिस, सर प्रोनाउंशिएट गलत हो रहा है शायद से। और सर उसके बाद इटली जो था वो अलाइज से फिर निकल के दूसरे में चला गया था, वही आप बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक बता रहे थे। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक मैंने शायद बता दिया था, मतलब कंप्लीट करने वाले थे। ये कब बना था वीमर रिपब्लिक? सर नहीं बता सर शायद 1914 में। 1914 में वीमर रिपब्लिक बना था। ओके। अंशु कुमार, बॉयज में एक ही हाथ ऊपर था अंशु का। अंशु, अंशु वॉइस आ रही है आपको मेरी? लैग हो रहा है मेरा सर, हम हॉटस्पॉट से कनेक्ट किए हैं तो बार बार डिकनेक्ट हो जा रहा है। चलो मैं आगे पढ़ाता हूँ, क्योंकि आज लगभग सभी के पास एक्सक्यूजेस हैं और ऑलमोस्ट जो होगा वही हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत हम क्लियर कर रहे हैं कि वीमर रिपब्लिक जो था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनना शुरू हुआ था, ठीक है? और फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 में, खत्म हुआ था 1918 में, ठीक ना? और 1918 के बाद जो होगा वीमर रिपब्लिक का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, ठीक ना? कंफ्यूजन है किसी को?
ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने इसको एक नाम भी दिया था, ये वहां पे कहे थे नवंबर क्रिमिनल। तो अगर आप चाहो तो मंथ भी याद कर सकते हो, क्योंकि नवंबर में इसका ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए इसको नवंबर क्रिमिनल बोलते थे। ठीक है, मैंने शायद यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिया था कि रिच सोर्स राइनलैंड, इसको ऑक्युपाई कर दिया गया था एलाइड के द्वारा, एलाइड ने उसको ऑक्युपाई कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि सभी लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपनसेशन लगा दिए गए थे, बहुत सारे कंडीशंस क्रिएट कर दिए थे, ओवरसीज कॉलोनी से छीन ली गई थी, उसका पॉपुलेशन छीन लिया गया था, टेरिटरीज छीन ली गई थी 13%, 75% उसका आयरन का जो टेरिटरी था वो लिया गया, 26% कोल ले लिया गया फ्रांस, डेनमार्क, लिथुआनिया के द्वारा, उसके मिलिट्री को डिमिलिटराइज कर दिया गया था, वार गिल्ड का उससे कंपनसेशन मुआवजा लिया था 6 बिलियन, जो उसने मुआवजा फिक्स किया था वो लेना शुरू हुआ था। ठीक है, और इस कारण से क्या होगा कि बहुत सारे जर्मन लोग जो थे वो वीमर रिपब्लिक को मानते थे कि यही वीमर रिपब्लिक जब से आया है उसी कारण से वर्ल्ड वाइड डिसरिस्पेक्ट होना शुरू हुआ है हमारा। ठीक ना, हम लोग डिफेम हुए हैं क्योंकि कॉज है वीमर रिपब्लिक। ठीक, यहाँ तक पढ़ा चुके थे आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए, ये यहाँ पे सामने आपको एक दिख रहा होगा मैप, ठीक ना। देखो जरा इस मैप में तुम जर्मनी देख लो, दिख रहा है जर्मनी? यस सर, ब्लू। यस सर। ये जर्मनी है, जर्मनी पहले कहा जाएगा ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड प्रूशिया। जर्मनी था नहीं, ठीक ना। ऑस्ट्रिया हंगरी एक अलग रूल था, एक अलग पार्ट था, प्रूशिया एक अलग पार्ट था, और वही सारे पार्ट्स मिलकर जो होगा आज का करंट जो जर्मनी है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्लास 10th में छोटा सा। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा इसके आसपास से कंट्रीज कुछ आपको दिख रहे होंगे, जैसे रशिया दिख रहा है, ये जो पोलैंड वाला पार्ट दिख रहा है ना आप लोग को, ये रशिया कंट्री, ठीक है। वेस्ट रशिया भी, प्रशिया दिख रहा होगा, प्रशिया भी दिख रहा है आप लोग को, प्रूशिया, यस सर। ठीक ना। अच्छा, फ्रांस दिख रहा है आप लोग को, फ्रांस, यस सर, नीचे। और फ्रांस के आसपास ही वो राइनलैंड है, फ्रांस के आसपास ही राइनलैंड है, ठीक है। देखो ये रिच रिसोर्स राइनलैंड, और फ्रांस जो थे वो अलाइड में थे ना। यस सर, अलाइड। तो फ्रांस ने जो था वो राइनलैंड को कैप्चर कर लिया था। ये मैप से जा देख लीजिए, मैप हम लोग को बहुत काम में आने वाला है, समझ आएगा ये, ठीक ना। अंकिता भारद्वाज, आप क्लास खत्म करने के बाद आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, अंकिता। सभी जिसका इसका हम नाम बोले हैं, जो भी आज क्लास में रिस्पॉन्स नहीं किया, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करोगे ऑन व्हाट्सएप और माय कांटेक्ट नंबर, ठीक है। ये देखिए, ये है आपके महोदय मिस्टर गॉबलिन, सॉरी गॉबलिन बोल रहे हैं, इसका नाम क्या है? हिटलर, हिटलर, हिटलर। और इनके लेफ्ट में जो पर्सन है, ठीक है, ये गोबल्स। पहले बताओ कि जरा गोबल्स कौन था? गोबल्स कौन था? सर हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उसका मेन प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, ठीक है। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर सर हिटलर का पीए। पीए कह सकते हो। कौन है ये? दो तरफ दिख रहे हैं, दोनों में से कौन? चश्मा वाला, सर टोपी वाला, लेफ्ट वाले, टोपी वाला, ये जिसको हम घेरे हैं अभी, दिख रहा है? सर क्योंकि लेफ्ट लिखा हुआ है सर इसके नेम के ब्रैकेट में, तो सर लेफ्ट ही में होंगे ना। तो किसके लेफ्ट में? सर हिटलर के लेफ्ट में। हिटलर के लेफ्ट में कौन है यहाँ पे? चश्मिश दिख रहा है ना? यस सर। वही है गोबल्स। यस सर। देखो भाई, हिटलर की मूछें कितने कमाल थी, न्यू स्टाइल का। जेठालाल, अभी रखना है किसी को ऐसा मूछ? जेठा जैसा, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन, लेकिन चार्ली चैपलिन एक्चुअल में था नहीं, है बड़ा खतरनाक आदमी। सर मिस्टर बीम, मिस्टर बीम। देखने से तो कितना लग रहा है कि कितना कॉमेडियन पर्सन, बिल्कुल इनोसेंट। हाँ, इनोसेंट एंड कॉमेडियन। और इसकी जो फोटोग्राफ भी तुम लोग देखोगे ना, फोटोग्राफ, जितने भी फोटोग्राफ इसको जनरल तुमको देखने को मिलते हैं, या तो वो कहीं ना कहीं किसी पब्लिक गैदरिंग जो होगा उसको एड्रेस कर रहा है, उसमें मिलेगा, या फिर नेचर को जो होगा, नेचर को स्पेसिफाई कर रहा है, उसको ब्यूटीफाई कर रहा है, उसके पिक्चर दिखेंगे। कभी भी इसको क्राइम करते हुए तुमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो अब देखो जरा वार का इफेक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीमर रिपब्लिक का हम लोग फॉर्मेशन जो था वो पढ़ चुके थे। वीमर रिपब्लिक 1918 में बन चुका था, वो हम लोग खत्म कर चुके थे। इफेक्ट ऑफ द वार हम लोग को देखना है। ठीक, देखिए वार अगर कहीं भी होता है तो मुझे बताओ, वार अगर होगा तो क्या वो डिस्ट्रक्शन करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा करेगा सर। अच्छा, ये डिस्ट्रक्शन दोनों तरीके से यहाँ पे कहा कि दोनों तरीके से होता है। एक मतलब साइकोलॉजिकली भी होता है, आपके दिमाग से भी खेलना शुरू कर देगा, फाइनेंशियली भी होता है और फिजिकली भी होता है, दोनों। फाइनेंस मतलब पैसे खर्च होते हैं ना वार में। यस सर। ठीक। अब तक यूरोप जो था, मतलब वार के पहले यूरोप जो कॉन्टिनेंट था, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को दिया करता था पैसा, मतलब इसके पास पैसे खूब अधिक थे, ये इन्वेस्टमेंट करता था। लेकिन वार होने के बाद ये जो यूरोप था, ये क्रेडिटर से डेबिटर बन गया, यानी कि जो दूसरे को कर्ज दिया करता था, अब वो कर्ज लेने वाला बन गया। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ कि ये जो नया नया अभी जन्म लिया है, इन्फेंट मतलब होता है नवजात बच्चा। नवजात बच्चा में कौन जन्म लिया है? तो जर्मनी। और जर्मनी को क्या कहा जा रहा है? वीमर रिपब्लिक, ठीक ना। और इस वीमर रिपब्लिक को जो नया अभी जन्म ही लिया है, इसे कहा गया कि तुम ही ने सारा सीन किया है, अपराध किया है। सीन मतलब होता है अपराध, ठीक ना। और इसलिए तुमको देना होगा वार गिल्ट। याद होगा वार गिल्ट क्या था? वार गिल्ट क्या था? मुआवजा जो देना था, कंपनसेशन। कितना था? 6 बिलियन ठीक है यूरोज, ये उसे प्रोवाइड करना था। अब क्या होगा कि अब जो होगा, द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन। अब इसको रिपब्लिक को पूरा का पूरा भाई बर्डन तो मिल ही गया, साथ ही साथ उसको ह्यूमिलिएट भी किया गया। देखे होगे कि सब जगह छीन लिया गया उससे, ठीक ना। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते, क्योंकि वीमर रिपब्लिक में जो भी लीडर्स आए थे ना, उन्हीं लीडर से कहा ये वर्ल्ड वार जो था वो कहीं ट्रीटी पे खत्म हुआ था, ठीक ना। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। ध्यान देना कि वो लोग थे कौन? सोशलिस्ट कहे जाएंगे, कैथोलिक कहे जाएंगे। कैथोलिक एक तरह का जो जैसे हम लोग में हिंदू मुस्लिम होता है ना, मतलब हिंदुओं के अंदर ही दो अलग अलग कम्युनिटी अगर बन जाए, वैसे ही कैथोलिक होते हैं क्रिश्चियंस के अंदर। डेमोक्रेट्स ये जो थे, अब ये जो होंगे, अब धीरे धीरे क्या होंगे कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो कंजर्वेटिव लोग, बहुत सारे जो दकियानुसी जो राजा महाराजाओं को सपोर्ट करते हैं, उनके नजर में ये आने वाले होंगे। इनके मतलब जो राजा महाराजा के टाइम पे रहे हैं, समझ में आ रही बात? 1914 के पहले, 1918 के पहले तक वहां पे एम्परर रूल किया करता था। तो वीमर रिपब्लिक को वैसे लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते जो कि एम्परर के टाइम पे रहे हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। राजा के टाइम पे युद्ध हुआ और राजा हट गया, और राजा हटने के बाद एक नया रिपब्लिक आया था। तो उनको लगता था कि नहीं, राजा अगर होता ना, अगर हमारा एम्परर होता तो इतना ह्यूमिलेशन जो हमको मिला है वो मिलने वाला नहीं था। ये वीमर रिपब्लिक राजा को हटा के, राजा मारा गया, हमारा खत्म हो गया, इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होते कि वो पब्लिकली जो वीमर रिपब्लिक था उसको नवंबर क्रिमिनल्स कहना शुरू कर दिए, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, नवंबर क्रिमिनल्स। मैंने आपको बता दिया है कि नवंबर क्रिमिनल्स को क्यों कहते थे, क्यों कहते थे इसको सर? क्योंकि वीमर रिपब्लिक नवंबर में बना था सर। नवंबर में आया था, और उसी टाइम पे जो था वार जो था वो वार खत्म किया गया था, ट्रीटी की गई थी। तो नवंबर से उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका है कि नवंबर में जो भी प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक ना, ये वीमर रिपब्लिक के कारण। हाँ, वीमर रिपब्लिक का पर। अब देखो 1930 का मतलब होता है 1921 से लेकर 1930 तक का टाइम, ठीक ना। तो 1918 में ये सब चीजें हो रही हैं, 1920 किसी तरीके चला। अब 1930 में क्या होता है कि पूरा का पूरा माइंडसेट, ये कंजर्वेटिव लोगों का माइंडसेट जो होगा ना, बढ़ना शुरू हो गया, और सभी ने मान लिया कि वीमर रिपब्लिक जब तक रहने वाला है तब तक हम लोग का ग्रोथ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो मन में एक गिल्ट तो था ही, साथ ही साथ अब पूरा का पूरा जो गिल्ट था, उस गिल्ट का कॉज बनना शुरू हो गया था वीमर रिपब्लिक, ठीक है। थोड़े बहुत हम समझते हैं अभी उसी चीज को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। अब क्या होगा कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ा। अब जो सोल्जर्स थे, सिपाही लोग थे, इनको वैल्यू देना शुरू हो गया अब यहाँ से। और ये जो सोल्जर्स थे, इनकी वैल्यू जो सिविलियंस हैं इनसे कहीं अधिक बढ़ गई, ठीक ना। समझ में आ रही बात? युद्ध का टाइम होगा, हम लोग यहाँ पे भी जो सोल्जर्स होते हैं उसकी वैल्यू काफी अधिक होती है एज कम्पेयर टू सिविलियंस, होता है ना, ठीक ना। और पॉलिटिशियन जो होंगे, जो पब्लिक होते हैं, अब वो स्ट्रेस करते थे कि मैन कैसे होने चाहिए, जितने भी सोल्जर्स होने चाहिए वो एग्रेसिव होने चाहिए, उत्तेजना में एकदम बोल दिए कि हाँ चलो कर देना है, अटैक तो अटैक कर देना है, स्ट्रांग होना चाहिए। एंड मस्कुलाइन एक वर्ड होता है पौरुष, ठीक है। पुरुष को माना जाता है कि पुरुष जो होंगे वो काफी अधिक ताकतवर होते हैं, तो वो एग्रेसिव, स्ट्रांग एंड मैस्कुलाइन होना चाहिए, ऐसा सबका मानना हो गया, ठीक है। और जो मीडिया थी उसने ट्रेंच लाइफ का मतलब तुम देखोगे ना कि जो सोल्जर्स होते हैं ट्रेंच में लड़ाई करते हैं, एक गड्ढा खोद दिया जाएगा, उसी गड्ढे में रहेंगे, वहीं से
फायरिंग वगैरह जो होगा करना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो इसको ग्लोरीफाई करना है। तुम लोग आज भी सुनते हो ना कि हम लोग के यहाँ भी ऐसा चीज होता है कि हम लोग सोल्जर्स को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि सोल्जर्स की लाइफ सबसे बेटर है, सोल्जर्स की लाइफ जो होंगे उसमें काफी अधिक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होगा बना रहता है, प्राउड फीलिंग आती है। लेकिन अगर एक्चुअल में कोई जाने तो उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल होती है। ठीक, देखते होगे कि हाँ कितना भी कूल टेम्परेचर होगा, -4 डिग्री, -5 डिग्री, ठीक है, -12 डिग्री सेल्सियस पे वो लोग जो होगा वर्क करते हैं। जब राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर में वर्क करेंगे। और अगर कभी फाइट हो जाता है तो जहाँ से वो लोग फाइट कर रहे हैं बगल में उनके आसपास उनके दोस्तों का कॉर्प्स पड़ा हुआ है, लाश पड़ा हुआ है, जिसको टर्माइट्स और चूहे खा रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो वहीं पे रहते थे। समझ में आ रही बात। लेकिन इस लाइफ को ना ग्लोरीफाई किया गया। ग्लोरीफाई का मतलब हो गया इसकी बहुत बड़ाई की गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं, नए नए आइडिया जो थे वो क्रिएट हो रहे हैं। और अब क्या हुआ कि जो भी इंटरवार के कारण इनस्टेबिलिटी होती है उसको खत्म करने के लोग ट्राई कर रहे हैं। ट्रेंच लाइफ मैंने अभी डिस्कस किया यार समीर, ट्रेंच लाइफ को मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक ना। ट्रेंच लाइफ अभी आप लोग समझे ना क्या था ट्रेंच लाइफ? गड्ढा गड्ढा। हाँ, जो सैनिक रहते थे जिस जगह पे उसके लिए वर्ड यूज किया गया ट्रेंच। ठीक, अब क्या हुआ कि जिस समय वीमर रिपब्लिक बना उसके साथ साथ एक और रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग होती है और एक नया लीग बनता है, इसका नाम होता है स्पार्टिस लीग। ठीक है, स्पार्टा इसको कहा गया, सिंपल वर्ड में कहा जाएगा स्पार्टा। और ये स्पार्टा कैसा था, तो रशिया में एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, ठीक ना। और वो एक ग्रुप बनाए थे, बोल्शेविक रिवोल्यूशन कराए थे रशिया के अंदर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। 1919 के बाद वो वहां पे आते हैं रशिया के अंदर और यहाँ पे आता है स्पार्टिस लीग यानी कि स्पार्टा, ठीक ना। और वो उसी के जो भी रूल रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करने के लिए सबको बोलता है कि आप इसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, ठीक ना। तो एक समझ जाओ कि एक और नया जो होगा वीमर रिपब्लिक के साथ एक और रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुई है जिसका नाम है स्पार्टिस लीग। क्लियर है सर? तो वही लीडर बनाया था क्या? कौन? नहीं, वो दूसरे लोग हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये जो बोल्शेविक रिवोल्यूशन में होते हैं वो लोग अपने बनाते थे सोवियत, जैसे यहाँ पे बना हुआ है अभी सुनते हो ना, सोवियत संघ का है था रशिया को। तो वहां का जो ग्रुप होता था रशिया का उसको बोलते थे लोग सोवियत। तो सोवियत बनना शुरू हो गए कहाँ पे, तो जर्मनी के अंदर भी, ठीक ना। और अब जो बर्लिन था, बर्लिन तब का कैपिटल कहाँ का, जर्मनी का, वहां पे डिमांड होना शुरू हो गया कि हमको सोवियत स्टाइल का गवर्नेंस चाहिए जर्मनी के अंदर। जो वीमर रिपब्लिक कर रहा है वैसा हमको गवर्नेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बात आ रही समझ में? यस, ठीक है। और कुछ लोग जो हाँ, कुछ लोग वैसे जो कि सपोर्ट में थे किसके, वीमर रिपब्लिक के, उन्होंने इसको अपोज भी किया। तो सपोर्ट में थे, मैंने डिस्कस किया, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट और कैथोलिक जो थे वो सपोर्ट में थे, ठीक ना। और वो चाहते थे कि एक नए तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। हाँ, कोई बीच में मुझे इंटरप्ट करा था, बताइए क्या होगा सर? सोवियत मतलब? सोवियत एक संघ है, ग्रुप ऑफ पर्सन को सोवियत ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था उसका, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनेगा अभी नया कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ठीक ना। तो फिर क्या होगा कि वीमर रिपब्लिक क्या करता है कि वीमर रिपब्लिक इनके जो अपराइजिंग होती है, इनके जो डिमांड, अपराइजिंग का मतलब होता है उथल पुथल, जो डिमांड करना शुरू करते हो आप लोग, रिवोल्यूशन करना शुरू करते हो, उसको क्रश करता है क्योंकि इनसे तो पावरफुल था। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि ये लोग अपना नाम बदलकर नया एक कमिटी बना लेते हैं। स्पार्टिस जो था वो आगे बन गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, ठीक ना। इसी ने फाउंड किया और स्पार्टिस खत्म हो गए, अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी आ, ठीक ना। समझ में आ रही बात? अब कम्युनिस्ट एक तरफ जो कि स्पार्टा उसके फीचर को कर रहा है, और यहीं पे सोशलिस्ट ये किसको प्रमोट कर रहे हैं, सोशलिस्ट वीमर रिपब्लिक को। अब ये दोनों जो होंगे ना एकदम एक दूसरे के जो होंगे वो कट्टर दुश्मन बन गए। समझ में आ रही बात? दोनों के दोनों जो होंगे वो कट्टर दुश्मन बन गए और कभी भी हिटलर के अगेंस्ट नहीं आ पाए। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। अगर ये दोनों में दोस्ती होती ना तो ये लोग हिटलर को रोक सकते थे। ये मैंने एक तरह से एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है कि हिटलर को रोका क्यों नहीं गया, ठीक है। तो हिटलर को न रोकने का एक और कारण था कि यहाँ पे जो दो बड़े पार्टियां वहां पे जो चल रही थी वो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ही दुश्मन बन चुकी थी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर तो जर्मनी पे रूल कौन करता था? अभी तो जर्मनी पे वीमर रिपब्लिक चल रहा है, अभी रिपब्लिक चल रहा है, अभी आना शुरू नहीं हुआ है। अभी रुको, तो अभी ये बता रहा है, अभी कहानी की आप क्वेश्चन एराइज, जब हिटलर का हम लोग अपराइजिंग पढ़ेंगे ना तो वीमर रिपब्लिक को तो घटाएगा,
हटाएगा ना वीमर रिपब्लिक को वो? ठीक है, तो वीमर रिपब्लिक को हटाएगा और डेमोक्रेसी को क्रश कर देगा। तुम लोग ना सीधे लेकर चले जाते हो, डेमोक्रेसी को क्रश करेगा, डेमोक्रेसी खत्म कर देगा साफ। तो डेमोक्रेसी खत्म करेगा तो एक वीमर रिपब्लिक और एक और पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी भी तो हिटलर को रोक सकती थी ना? रोक सकती थी नहीं, लेकिन क्योंकि इन दोनों में एक खुद में दुश्मनी है तो ये दोनों कभी एक साथ आ पाएंगे, जुड़ेंगे? नो सर, अपने में झगड़ा करते रह जाएगा। जब इनके बीच में दोस्ती नहीं होगी तो क्या हिटलर को रोकना आसान होगा? नो। ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा अलग तरीके से समझने का ट्राई कीजिए। ये मेरा एक पार्टी है ए, ठीक है, और एक दूसरी पार्टी है कौन? बी। सीधे समझिए, और दोनों एक दूसरे के क्या है? अगेंस्ट है। सृजा तुम ध्यान देना, तुम्हारा मिक्स हो रहा है। तो ये एक ए जो होगा ये वीमर रिपब्लिक है और ये जो बी है क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है। ये दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक है, ऑलमोस्ट टाइप पे डेमोक्रेटिक है, या फिर ये जो होंगे जो भी पब्लिक है उसके डिमांड्स को फुलफिल करने वाले हैं। लेकिन एक इसी बीच में एक सी आता है पार्टी। ये सी पार्टी कौन है? नाजी, हिटलर का, ठीक ना? और हिटलर क्या करता है? डेमोक्रेसी को खत्म करता है, ए को गायब करता है, भाग तुमको यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बर्बाद ही करके रखे हो, ठीक ना? तो ए इसके अगेंस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर, जाएगा। ठीक है, हाँ। ए उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन लोगों का बहुत सारे लोग बी के सपोर्ट में तो है ना, काफी लोग यस बी के सपोर्ट में होंगे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का खुद के कट्टर दुश्मन है, तो बी कभी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ए को सपोर्ट नहीं करेगा। तो हिटलर को ए को क्रश करना क्या इजी होगा कि नहीं होगा? होगा, इजी होगा। इजी क्रश, इसको क्रश किया, ए को क्रश किया, तो फिर क्या बी इसके सामने आ पाएंगे? बी तो पहले समझे कि चलो हटाओ उसको, नहीं तो फिर क्या होगा? हिटलर इनको भी क्रश करेगा और क्रश करने के बाद हिटलर। तो ये बस ओवरव्यू दे रहा है कि यहाँ पे हिटलर का आने का जो पाथ है वो पाथ कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे हिटलर जो होगा वहां का हेड बनते चला जा रहा है। समझ में आ रही बात? अब कंडीशन समझो कि किस कंडीशन के कारण हिटलर राइज हुआ। अभी हिटलर आया नहीं, लेकिन क्या क्या कंडीशंस हो रहे हैं। तो दो पार्टियां यहाँ पे चल रही हैं, एक रूलिंग में है, एक उसके अपोजिशन में है, और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। हाँ, बिल्ली की लड़ाई में बंदर की जीत होगी, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। देखो ये जो होगा स्पार्टिस्ट लीग का जो होगा, क्योंकि उसका देखो कितने सपोर्टर हैं। स्पार्टिस्ट लीग जो होंगे कोई कम नहीं है। देखिए इसके सपोर्टर दिख रहे हैं आप लोग को भीड़ भाड़ में? यस। तो सपोर्टर्स उसके पास भी कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पार्टी है वो वीमर रिपब्लिक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन होने हो गया, मतलब कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को अलग करना शुरू कर दिए। चलो तुम मेरे तरफ आ जाओ, चलो तुम मेरे तरफ आ जाओ, ठीक ना? और इसी टाइम पे क्या हुआ समझिएगा, कंडीशन समझते चलिएगा। इसी टाइम पे क्या हो रहा है कि इनको मुआवजा देना है, और वो दे रहे हैं किसमें? गोल्ड के रूप में। कौन मुआवजा दे रहा है? जर्मनी। किसको दे रहा है? तो जो एलाइड है उनको, ठीक ना? तो फिर से रिपीट कीजिए ना सर, एक बार नेट प्रॉब्लम। जर्मनी जो होगा वो मुआवजा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। किसको? तो एलाइड को। अब मुआवजा गोल्ड के रूप में दे रहा है, तो बताइए भाई गोल्ड का अमाउंट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा सर, घटेगा। देखो कंडीशंस को जरा, इंसिडेंट जो भी हो रहे हैं उसको थोड़ा सा एक साथ ऐड करना। अब क्या होगा कि जर्मनी के पास जब गोल्ड का जो भी रिजर्व था घटना शुरू किया, तो जर्मनी रिफ्यूज कर दिया कि अब हम देने वाले नहीं है मुआवजा, कंपनसेशन जो भी तुम मुझसे मांग रहे हो हम तुमको नहीं देंगे, मेरे पास है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? ठीक है, जब नहीं देंगे तो क्या एलाइज शांत बैठ जाएंगे? नो सर। तो अब कहें कि ठीक है तुम उसका नहीं दोगे तो चलो। तो रूर नाम का एक एरिया था जर्मनी का जहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी दिखते, ठीक ना? उस एरिया को फ्रेंच आर्मी ने ऑक्युपाई कर लिया और उसके कोल पे उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। समझ में आ रही बात? ठीक ना? अब देखो तुम लोग के मन में एक ख्याल आता होगा कि भाई पैसा इसको देना है, गोल्ड देना है, तो पैसा देना है तो करेंसी, हमारे पास जो करेंसी होती है वो करेंसी कहाँ छपती है? नोट कहाँ छपते हैं? नोट कहाँ छपते हैं? इंडिया में। क्या नहीं छपते हैं ना? आरबीआई जो होगा उसके पास अधिकार है। प्रिंटर मशीन। प्रिंटर मशीन है, तो प्रिंटिंग मशीन तो हम लोग क्यों किसी को क्यों भाई 1000 पे रखेंगे? प्रिंटिंग मशीन छापना है तो चलो नोट ही छाप देते हैं तिगुना चौगुना, और सबका पेमेंट डबल डबल कर दे रहे हैं, ट्रिपल कर दे रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं ना? नो सर, वो
छापने में सर गोल्ड लगता है सर, तब वो बनता है। हाँ, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसका गोल्ड का रिसोर्सेज तो स्कैश हो गया, खत्म हो रहा है। अब इसको क्योंकि देना था कॉम्पनसेशन, तो ये क्या करता है कि अपने कंट्री में नोट छापना शुरू करता है रेकलेसली, बिना किसी रुकावट के खूब नोट जो होगा वो छापेगा। कौन? जर्मनी। कि हम आपको खूब पैसा देंगे, ठीक ना, और खूब मनी जो होगा वो सर्कुलेशन में आ गया। तो जर्मनी में उसमें चलता था, उसमें उसका करेंसी था मार्क। सर तो सारा अब इसमें क्या होता है, ये जो कंडीशन होता है ना, इस कंडीशन में क्या होता है कि तुम्हारे पास जब खूब अधिक पैसे हो जाएंगे तो उस पैसे की वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी। सारा चीज का दाम बढ़ जाएगा। सब चीज का दाम जो होगा बढ़ जाएगा, पैसे की वैल्यू घट जाएगी। अब एक ब्रेड तो जो खाते थे 1 रुपया में, पहले वो ही एक ब्रेड खाने के लिए तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे अधिक स्पेंड हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू डॉलर से उसमें आ चुका था, ठीक ना। तो अब क्या होगा कि अब तुमको उसी ब्रेड के लिए 2 रुपए देने होंगे, फिर और नोट छापेंगे ना तो ब्रेड वही रहेगा, लेकिन आपके नोट की वैल्यू जो होगी खत्म हो जाएगी, और वही उस ब्रेड के लिए आपको 4 रुपए, 10 रुपए या 1000 रुपए देने पड़ सकते हैं। हमारी बात में है सर, 1 रुपये बहुत ज्यादा है। ठीक, वैल्यू अब क्या होगा कि सामान आपका वही रहेगा, गुड्स रहा वही, लेकिन गुड्स की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करके आपके मनी की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इन्होंने कंपनसेशन देने के लिए बेवकूफ वाले कुछ कोई इकोनॉमिस्ट होगा, उसने कहा कि चलो भाई देना है हमको, तो हम अपने मार्क जो होगा मार्क को कन्वर्ट कर देंगे डॉलर में, प्रोवाइड कर देंगे उसको। तो उन्होंने खूब अधिक नोट छाप दी, और नोट छापने का रिजल्ट देखो कि अप्रैल में एक US डॉलर का मतलब था 24,000 मार्क, ठीक ना। जुलाई में हो गया 3,53,000 मार्क, अगस्त में हो गया, देख लीजिए जरा काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है, तो 4 करोड़ हो रहा है ना, 46,21,000 मार्क हो रहा है। और एटलास देख लीजिए 9,88,60,000 मार्क्स हो रहा है दिसंबर में, ट्राइलियंस में चला गया। अब समझो $1 के लिए आपको इतने सारे, ऐसा नहीं है कि पैसा खूब छाप दें, ठीक ना, तो हमारा खूब बेनिफिट होना चाहिए कंट्री में, ये चीजें यहाँ पे। सर तो पैसा कैसे छापता है? तो ऐसे कैसे वो वैसे पेज नॉर्मल लेकर के पैसा छाप देते थे तो वो पैसा बन जाता था? क्या नहीं समझे तुम्हारी श्रीजा? सर पूछ रहे हैं कि सर पैसा तो कैसे छापाता होगा? अरे एक काम बोलो, देखो पैसा हमको छापने के लिए पहली चीज जो सा कंडीशन है, तो पैसा छापने के लिए हमारे पास गोल्ड रिजर्व होने चाहिए, ठीक है। और क्या होगा दूसरा कंडीशन, गोल्ड रिजर्व हमारे पास नहीं है तो इस गोल्ड, जितना हमारे पास गोल्ड होगा ना उसी के रेशियो में हम पैसे छाप सकते हैं। अगर हमारे पास गोल्ड खूब अधिक रहा तो हम खूब अधिक नोट छाप सकते हैं। और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास अधिक होना चाहिए, और प्लस होनी चाहिए सिक्योरिटी मनी, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में। किसके पास गोल्ड होना चाहिए? कंट्री के पास, हमारे कंट्री के पास, इंडिया के पास, आरबीआई के पास। हम लोग के पास है तो सर उससे नहीं होगा। नहीं, तुम्हारा जो पैसा होगा ना, तुम्हारे पास जो गोल्ड होगा वो भी काउंटेड होता है इंडिया के अंदर। जितना गोल्ड यहाँ पे चल रहा है वो सब के सब इंडिया के ही रिसोर्स के अंडर काउंटेड किए जाते हैं ना। सर हम विदेश से गोल्ड खरीदेंगे तो? विदेश से खरीदेंगे तो फिर भी आप आएंगे तो टैक्स देंगे ना, आप इन्फॉर्म तो करेंगे गवर्नमेंट को कि आप इतना गोल्ड लेकर आ रहे हो। सर प्राइस इतना ज्यादा वहाँ पे बढ़ गया था तो सर उतना गोल्ड भी तो उन लोग को चाहिए होगा ना छापने के लिए। वही बात है ना कि अगर आपके पास जितना अमाउंट होगा वो उसी गोल्ड के थ्रू वो उसको कंप्यूट किया जाएगा, ठीक ना। तो इन लोग के पास इतना ज्यादा सुनो, तुम्हारे पास 1 ग्राम गोल्ड है और तुम्हारे पास रुपया 100 है, 100 रुपए है, तो उस 1 ग्राम गोल्ड की, क्योंकि तुमको अलाउ किया गया 100 रुपए छापने का, तो 1 ग्राम गोल्ड का जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम ही गोल्ड है, तुम्हारे पास 1000 रुपीज तुमने प्रिंट कर लिया है, तो उस 1 ग्राम गोल्ड का गोल्ड की वैल्यू डॉलर में और तुम्हारे करेंसी की वैल्यू जो है गोल्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो अब तुम्हारी उसी गोल्ड का कीमत हो गया 1000। समझ में आ रही बात? और फिर तुम और अधिक नोट छाप रहे हो तो फिर 1 लाख अगर तुमने छाप दिया तो उसी गोल्ड वही रहा, कॉन्स्टेंट वैल्यू रहा डॉलर के रिस्पेक्ट में, लेकिन तुम्हारी जो करेंसी है उस करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करनी शुरू हो गई। ऐसे तो फिर से मतलब पैसे की वैल्यू भी कम हो जाए। हाँ, पैसे की वैल्यू कम होना शुरू हो गई, ठीक है। रिजल्ट ये हो रहा है कि जब वो खूब सारे नोट छाप दिए तो वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड, मार्क की वैल्यू गिर गई और प्राइस ऑफ गुड जो थे वो काफी अधिक बढ़ गए, ठीक। अब तुम लोग अगर कभी जर्मनी वगैरह का फिगर देखोगे ना, एक फिगर हम भी दिखाएंगे, उसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा कि जो लोग थे वो लोग जाते थे जब ब्रेड की दुकान पे रोटी खरीदने के लिए, तो वो एक एक बैलगाड़ी में नोट भर के जाते थे, और एक बैलगाड़ी अगर नोट भर कर ले जाएंगे ना तब उनको बदले में 1 पैकेट ब्रेड का मिलेगा। सर हाँ बोलो, बोलिए भारद्वाज जी, क्या हुआ?
सर ये बात लीक नहीं कर रहा था, बात लीक नहीं कर रहा था, मतलब किसी को पता नहीं चल रहा था दूसरे देश वालों को? सबको मालूम चल रहा था, तभी तो उसकी वैल्यू गिर रही ना। देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, सामने देखो। सर एक बार पूरे वर्ल्ड को ही मालूम चल रहा था। और एक्सप्लेन कर, आवाज स्लो मोशन में आ रहा था। आवाज स्लो मोशन में आ रहा था, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक ना। ये देखो जरा, यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, बास्केट्स एंड कार्ड्स बीइंग लोडेड एट बैंक इन बर्लिन विद पेपर करेंसी फॉर वेज पेमेंट। सिर्फ पेमेंट करने के लिए पूरा का पूरा गाड़ी भर भर के नोट जा रहा है, ठीक है। तो छोटा से पेमेंट किसी को करना होगा ना, तो उसके लिए आपको बहुत सारे नोट उसको देने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? ये जो सर जिसके पास पैसे नहीं होंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेमेशन। ये जो कंडीशन हमने डिस्कस किया है, इसको कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेमेशन, जिसमें प्राइजेस जो होते हैं गुड्स के वो काफी अधिक हाई हो जाते हैं, ठीक ना। ठीक, ऑन द होल बात ये समझिए कि अगर आप ये समझते हो कि हम अपने कंट्री में, क्योंकि आरबीआई की जो प्रिंटिंग मशीन है, नोट छापने की मशीन हमारे पास है, तो खूब अधिक पैसा हम छाप देंगे। खूब अधिक अगर पैसा छाप देंगे तो सब कोई अमीर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सुनो मेरी बात पहले। खूब अधिक पैसा छाप देंगे सब कोई अमीर हो जाएगा ना। एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे बता लें। तो सब कोई अमीर हो जाएगा तो एक ही गुड्स खरीदना होगा। मान के चलो एक मोबाइल फोन है, इसको अभी कुछ लोग खरीद पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। जब सबके पास पैसा हो जाएगा तो सब इसको खरीदना चाहेंगे ना, फोन को। यस और नो? यस सर। खरीदना चाहेंगे तो क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। अगर पेमेंट बढ़ा, इसका प्राइस बढ़ा, अब फिर इसको कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो तुम्हारे पेमेंट की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये अपने जगह पे रहा, लेकिन तुम्हारा जो मनी के करेंसी की वैल्यू थी, वो करेंसी की वैल्यू थी, वो डिक्रीज कर दी। ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाँ, अब बोलिए। सर बोल रहे हैं कि मान लो बैंक में 2-3 करोड़ रुपया रखा है, अगर वो गलती से जल गया तो सर उसके रिकवरी के लिए हम लोग छाप सकते हैं ना? इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, नहीं छाप सकते हैं उसको भी। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, कभी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएंगे आपको, नहीं छाप सकते। तो सर उसमें जो गोल्ड यूज हुआ है सर, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा ना? किसमें गोल्ड यूज हुआ है? सर जो हम लोग अभी जैसे वो बोला कि सर वो जल गया, तो सर उसमें सर जो 100 ग्राम है, चलो तुम लोग पूछ रहे हो, करेंसी अगर कोई जलती है या कोई करेंसी खराब होती है ना, तो उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर हमारे पास कोई 10 का नोट कभी कभी फट जाता है ना, तो उस 10 के नोट को रिप्लेस अगर आरबीआई करता है, तो बदले में जो पुराने 10 के नोट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अगर आप अपने पास फाड़ कर खत्म कर दीजिए, गायब कर दिए, हो गया, आपके घर में चोरी हो गई, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं बचा, डिस्ट्रक्शन पूरा का पूरा उसका हो गया, ठीक ना, तो गवर्नमेंट उस नोट को छापने वाला नहीं है। आपके पूरे के पूरे कंट्रिकल इकोनॉमी में से 10 रुपए जो होंगे वो कम हो गए, ठीक ना। सर वो अगर आरबीआई को देंगे तो सारा जल गया तो सारा अगर जल गया, अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम नहीं छाप सकते। सर राख है, राख से तुम प्रूफ कर लोगे? वो अपनी जगह पे जो होगा उसको एक प्रोसेस होता है सुखा के फिर पेपर बनाएगा, एक्सचेंज करने का। सर एक फटा 10 का नोट आरबीआई को देंगे तो इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, हमारा चैप्टर जो होगा मनी एंड क्रेडिट है। 10th में मनी एंड क्रेडिट में जाना तो इसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछना, ठीक। अभी मुझे और डाइवर्ट ना करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इधर उधर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को क्या क्या हुआ? हाइपर इन्फ्लेशन कंडीशन आ गई है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जर्मनी बुरी तरीके से इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और फिर क्या होता है कि अमेरिका इंटरवेन करता है, इसमें हस्तक्षेप करता है, और अमेरिका क्या करता है कि डेविस नाम का प्लान लेकर आता है। डेविस जो थे वो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक ना, और उन्होंने फिर से जो होगा जर्मनी को फाइनेंशियली ब्रीड करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि अब जो होगा जर्मनी को हम फाइनेंशियली थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, ताकि ये जो सिचुएशन जिसमें जर्मनी फंस चुका है, इससे हम इसको बाहर ला सके, ठीक है। कंडीशन समझ रहे हो तुम लोग क्या क्या हुआ है? यस सर। ठीक, चलो अब नोट डाउन करो सब। यहाँ पे बस 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं, दिख रहा होगा बोल्ड में। सर ये जो लास्ट में जर्मनी की अमेरिका ने मदद की, तो उसमें उसका भी कुछ फायदा हुआ होगा तभी ना? बिल्कुल अपने जो था पूरा का पूरा इकोनॉमी उसने अपने अंडर लेना शुरू कर दिया जर्मनी का। ओके सर।
सर तो उसके बाद जर्मनी कैसे ठीक हुआ? शांत रहो, क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत रखो, देखो क्या होता है। डन सर। डन। ये देखिए, सर अभी नहीं लिखे। अच्छा अब आगे लिखिए। डन। डन। नो सर। डन सर। डन सर। चलिए आगे बढ़िए। सर डन। ओके चलिए, अब थोड़ा बहुत आप लोग को हम थोड़ा बहुत शेयर बाजार पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट समझिएगा। चलिए भाई देखिए, ये मेरा कंट्री एक्स और ये कंट्री वाई, थोड़ा बहुत समझिएगा। ठीक है समीर, यार तुम बहुत स्लो हो सब तुम लोग, जल्दी नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसका। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दो कंट्री है एक्स और वाई, ये दोनों क्या हो गए, दोनों के बीच में वार छिड़ गया, समझिएगा। तो वार छिड़ गया तो इन दोनों के कंट्री के जो मैक्सिमम एबल्ड पर्सन है वो कहाँ रहेंगे, घर पे कि बन गए आर्मी के मेंबर। आवाज आ रही सबको मेरी? यस सर। ठीक है, ये दो जो है कंट्री, दोनों के बीच में युद्ध हो गया, तो इसके जो सारे एबल्ड पर्सन है वो कहाँ चले गए? आर्मी। आर्मी में चले गए। आर्मी। ठीक है, ये कंडीशंस क्रिएट हो गई आर्मी में। अच्छा आर्मी में चले गए हैं, तो यहाँ पे एक दूसरा कंट्री है, इस कंट्री का नाम है ए। ये आर्मी में अगर चला गया है लगभग लोग, तो इनको फूडिंग चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? यस फूडिंग प्रोडक्ट कर रहा है ए, तो ए का मेन काम क्या है,
ये अब जो होगा वो खूब अधिक जो भी वार से रिलेटेड गुड्स हैं उसका प्रोडक्शन कर रहा है, और इसके खरीदने वाले जो इंपोर्टर हैं वो इंपोर्टेंट कंट्री कौन है, तो एक्स और वाई। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, इससे ए को तो फायदा है और एक्स वाई को घाटा है, ये भी क्लियर है? यस सर। अब जब युद्ध खत्म हो जाएगा, ठीक ना, तब ये क्या होगा, एक्स और वाई अब इससे सामान खरीदना चाहेंगे ए से? नो सर। अब ए ने क्या किया, क्योंकि उसको दिख रहा था बहुत अधिक बेनिफिट था, तो अभी जैसे बेनिफिट दिखेगा ना वैसे ही बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लोन लेकर नया नया सामान खरीदेंगे। भाई वही जो चीज वहां पे जरूरत पड़ रही है वो सब हम मशीन वगैरह सेटअप कर लेंगे। तो ए में जो मशीन सेटअप हुए हैं, क्या अब उस मशीन का कोई यूज है? नो सर। अच्छा, ये मशीन लिए होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक से लोन लेकर लिए होंगे, बैंक से लोन लिए होंगे ना? यस सर। अब भाई इनका मशीन का जो होगा वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तो बैंक इनसे आएगा पैसा वापस लेने, कर्ज। ठीक है, अब इनके पास अगर कर्ज देने के लिए पैसा नहीं होगा तो बैंक क्या उठा कर ले जाएगा? घर का सामान, या इनका मशीन लेकर जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टी लेकर जाएगा। लेकिन बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देता है किसी और को, और अपना पैसा जो होगा उसको वो ले लेता है। लेकिन इस कंट्री में क्योंकि सभी लोग एक ही तरह का बिजनेस करना शुरू किया, किसी के पास पैसा ही नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को खरीद सके। मेरी बात समझिए, तो क्या हो गया, इस बैंक का जो भी इन्वेस्टमेंट था, इनपुट था, वो सब इसको मिला? नो सर। नो सर। तो ये बैंक बंद हुआ कि नहीं होगा? बंद हो जाएगा। अच्छा, बैंक बंद हुआ तो बैंक के सारे इन्वेस्टमेंट खत्म, बैंक में जिसने पैसा लगाया वो भी गायब, बैंक ने जहां पैसा लगाया वो भी गायब। समझ में आ रही बात? यस। और ये अगर गायब हो गए तो फिर हम लोग का जो शेयर मार्केट है ना, ये शेयर मार्केट टूट जाएगा। जो शेयर मार्केट में सुनते हो ना, निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, ये सभी दलाल स्ट्रीट जो होंगे वही सब जो होते हैं वो फूट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कंडीशन क्रिएट हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहाँ पे, तो पूरे के पूरे यूरोप में। और उस समय जो था मेनली जो कंट्री इनको दे रहा था ग्रेन्स वगैरह वो था यूएसए। अभी सुने थे यूएस जो कि यहाँ पे डेविस प्लान लेकर आया है, और एक नई प्लानिंग के साथ क्या हो रहा है कि जर्मनी को हेल्प कर रहा था ना, मैं तुमको फाइनेंशियली हेल्प करूंगा। ठीक है, तो जर्मनी की हेल्प से कुछ सालों तक तो बहुत आराम से जो होगा जर्मनी रीगेन कर पाया। ठीक, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में नॉट ओनली इन जर्मनी, पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिम्पली सबसे अधिक कहाँ पे, तो अमेरिका का जो शेयर मार्केट था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो क्रैश करके 1929 में क्रैश करने का मतलब होता है अचानक क्या होगी, सब शेयर के जो प्राइस होंगे वो लो हो जाएंगे। अभी तुम लोग सुनना, अगर क्रैश समझना होगा तो निफ्टी वगैरह पे क्रैश सुन ले सकते हो तुम लोग। ठीक ना, अब क्रैश होता है तो प्राइजेस गिरने शुरू होते हैं, और ऐसे में जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जैसे अगर मैंने आज पैसा लगाया किसी कंपनी में और मेरे एक शेयर का कीमत अगर 5,000 रुपये था, ठीक है, समझना बात को, अभी देख रहे हैं कि एक शेयर का कीमत जो होगा 2,000 रुपये आ गया है, तो हम चलेंगे चलो कम से कम एक शेयर का कीमत 2,000 ही हमको मिल रहा है, हम उसको बेच दे रहे हैं, अपना पैसा वापस ले रहे हैं, हम वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि उस एक शेयर की कोई कीमत नहीं बचे, तो कम से कम 2,000 रुपये जो आ रहे हैं वो तो निकाल लिया जाए। मेंटली समझ रहे हो क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो वो लोग क्या किए कि सारा का सारा उसमें कोई गारंटी नहीं है। हाँ, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, शेयर मार्केट जो होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। एक तरह से जो होगा वो आप क्या गैम्बल कर रहे हो वहां पे। सर मान लो कि सर सुधर जाए, हो गया। तो देखो उस समय क्या हो गया कि अब इफेक्ट क्या पड़ा है कि एक सिंगल डे, जैसे कि 24 अक्टूबर की बात की है तो 13 मिलियन शेयर जो थे उसने सोल्ड कर दिए गए, और यहीं से बिगिन कर गया द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये आपको हर जगह आएगा, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन याद रखिएगा, हर जगह हर चैप्टर में आएगा। डिप्रेशन पूरे के पूरे यूरोप में हुआ था, इवन इंडिया में भी हुआ था, ब्रिटेन पे भी इसका इफेक्ट पड़ा था, तो यूरोप में पड़ा ही था, और मेनली इसका इफेक्ट पड़ा था कहाँ पे, तो यूएस में, यूएसए जो कि उस समय का क्रेटर हुआ पड़ा था। ठीक है, तो 1929 से 1932 तक सबके पास पैसे की स्कार्सिटी होगी पूरे वर्ल्ड में। अभी कोरोना टाइम आया तो सब देखे तो ना, पैसा की स्कार्सिटी आ गई थी। ठीक है, तो इस समय फैक्ट्रीज बंद हो गए, क्योंकि फैक्ट्री में आपका सामान बिक नहीं रहा है, एक्सपोर्ट कोई खरीद नहीं रहा है। फार्मर जो होंगे, फार्मर्स क्योंकि अब सब जगह से सामान सब कोई वही फार्मिंग ही कर रहा है, तो इतने अधिक ग्रेन्स आ गए, ओवरफ्लो करके ग्रेन्स की वैल्यू घट गई। ठीक है, तो मार्केट से सबको पैसा निकालना शुरू हो गया, और ऐसे में क्या हुआ कि इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट क्या हो गया? हाँ, रिजल्ट क्या हुआ कि अब वहां पे किसी के पास काम ही नहीं है करने के लिए। कहाँ पे? जर्मनी में, और कहीं पे भी किसी जगह पे किसी को भी कोई काम नहीं करने के लिए।
ठीक। सबको तुम अगर देखोगे तो बहुत सारी जगह मिलेगा, लोग जो होगा अपने गले में तख्तियां लगाकर, एक प्लेट लगाकर, पैम्पलेट लगाकर घुमा करते थे कि वी आर विलिंग टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, कोई भी काम कर सकते हैं, बदले में तुम हमको पेमेंट दे दो। समझ में आ रही बात? यस सर। डिस्परेट हो गए हैं, जॉब उनको चाहिए, और अगर जॉब नहीं मिलेगा तो तब तुम क्या करोगे? तब तुम करोगे क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगर जॉब नहीं मिलेगा, अभी तुम लोग थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा करना, तो आजकल जितने भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना, एजुकेटेड पर्सन, से कभी कल का न्यूज आया हुआ है कि कुछ डाटा दिया गया था कि अगर कहीं रॉबरी हो रही थी, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसमें जो भी मास्टरमाइंड होते हैं वो सबके सब एजुकेटेड लोग हैं। तो यहाँ पे भी जॉब नहीं है, तो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अभी तो ये एजुकेटेड नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड, बट स्टिल वो लोग जो होगा वो क्रिमिनल ऑफ एक्टिविटीज में जो थे वो जुड़ना शुरू हो गए। ठीक है, कंडीशंस देख लीजिए, पूरा का पूरा स्थिति जो होगी वो खराब हो चुकी है। कहाँ की? जर्मनी का स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं, हुआ पूरा यूरोप में है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ पे? तो जर्मनी में। अरे ये वाले का सर थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा बता दीजिए सर। कहाँ पे? यहाँ पे? नो सर, इसके पहले वाला स्लाइड में। इसके पहले वाले स्लाइड में क्या लिखा था? मतलब 1924 से 1928 तक कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिली है, लेकिन स्टेबिलिटी जो होगी वो सैंड पे, रेत पे बनी हुई घर की तरह है। ये लोकोक्ति दे दिया है, मुहावरा दिया हुआ है, प्रोवर्ब समझ में आता है ना कि सैंड पे अगर बालू पे अपना घर बनाओगे तो एक दिन बालू हटेगा तो तुम्हारा घर ढहेगा नहीं। ठीक ना? तो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट थे, और यूएसए खुद अगर बर्बाद हुआ तो तुम बर्बाद हो गए ही। तो 1929 में यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो क्रैश कर गया। उसके बाद वहां पे शेयर बिकने शुरू हो गए, और फिर यूएसए का इफेक्ट देखने को शुरू हुआ 3 साल तक, 1929 टू 1932 तक। एक्सपोर्ट फेल हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गए। रिजल्ट क्या हुआ कि उसका इफेक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड में दिखना शुरू हुआ, और वर्ल्ड में सबसे कहाँ दिखा? तो जर्मनी के अंदर। हाँ बोलिए अपूर्वा। यस सर, समझ में आ गया। अपूर्वा जल्दी। और सर जिसके पास पहले से जॉब था, वो जिसके पास जॉब था उनका जॉब, फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री खत्म, जॉब खत्म तुम्हारा ना? यस सर। ठीक है, तो आप भी बेरोजगार हो गए। हाँ, और अभी अगर किसी के पास जॉब है तो वो कौन लोग हैं? जो सरकारी नौकरी काम करते हैं, सैलरीड पर्सन। ये लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन ये लोग भी ज्यादा दिन तक ठीक ठाक रहने वाले नहीं है। ठीक ना? ये लोग भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो होगा इनको सबको जॉब पे रखेगी। कंडीशन तुम लोग सुनी होगी, इस बार भी कोरोना आया था तो बहुत सारे लोगों को जॉब से हटा दिया गया, हटाया था ना। हमारे पास पैसे नहीं, एकदम देंगे कहाँ से? तो एक यहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसको हम बोलते हैं प्रोलेटराइजेशन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आप खुद खूब अमीर हो, बहुत पैसे तुम्हारे पास, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होगा तुम्हारे पैसे खर्च होंगे, तुम गरीब होगे, और खर्च होंगे और गरीब होगे, और खर्च होंगे और गरीब होगे, और रिजल्ट होगा कि हाँ यस इट इज अ टाइप ऑफ पैंडेमिक। रिजल्ट होगा कि तुम खुद मजदूर बन जाओगे, खूब अमीर आदमी और बन जाएगा क्या? मजदूर। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यही दिया हुआ है कंडीशन यहाँ पे। अब ये सभी कंडीशंस हो चुके हैं जर्मनी के अंदर, और यही कंडीशन जो होंगे, अब आपको कोई ये आकर कहे कि तुमको हम इस कंडीशन से निकाल सकते हैं, तुमको इकोनॉमिकली हम तुम्हारा वेलफेयर कर सकते हैं, तुम्हारे साथ जो भी ज्यादती हुई है उसको हम खत्म कर सकते हैं, तो तुम बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि बर्बाद तो हो ही चुके हैं। अब भाई सामने वाला अगर मुझे कोई कह रहा है कि हम तुमको आबाद कर सकते हैं, तो बोले किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज बताया, ठीक ना? यहाँ पे लिखा हुआ था कि लोग जो थे अपने गले में प्ले कार्ड लेकर घूमते थे, प्लैंक्स लेकर घूमते थे, विलिंग टू डू एनी वर्क। तो अगर हम आपको ये कहें कि ठीक है मेरा सहायता करो और हम तुम्हारे कंडीशंस को रिक्रिएट कर देंगे, तो आप मेरे साथ आओगे कि नहीं आओगे? जरूर आएंगे सर। आएंगे ना? यस सर। ठीक है, और यही चीज करता कौन है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट तो खुद बर्बाद हो चुकी है भाई। वीमर रिपब्लिक की ही ना गलती थी कि उसने नोट छापे, और नोट छापने के बाद यूएस आया है, यूएस ने कंडीशंस को रिक्रिएट कर दिया है। तो ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड बाटा सिस्टम कर दे। क्या? बार्टर सिस्टम कर दे। बार्टर बोलते हैं, बाटा सिस्टम नहीं होता है, बार्टर सिस्टम होता है। नहीं मालूम। हाँ, तो नहीं मालूम है तो क्यों बोल रहे हो? थक गए पढ़ते पढ़ते? अभी नहीं, अभी और कोच भी पढ़ाना है मुझे। आयुषी क्या हो गया, सब थक गए? नो सर। नो सर, मजा आ रहा है। नहीं ना? आयुषी तुम ही थकी हो। ठीक है, तो अब तो मतलब अब तो लीडर आ रहा है, अब तो लीडर आ रहा है, और वो लीडर कौन है? लीडर कौन? हिटलर। ठीक है, तो आ गया, अब आया तुम लोग का हिटलर। ठीक है, हम लोग एक तरीके से देख लिए कंडीशंस क्या क्या हुए थे जर्मनी के अंदर, और तब जन्म होता है। जन्म तो बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन तब हम लोग कहते हैं कि एक्चुअल में जन्म होता है किसका? तो हिटलर का। ठीक ना?
ठीक, आउट ऑफ चैप्टर कुछ डाटा आपके पास सामने दिख रहा है कि हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889, मौत 30 अप्रैल 1945। ठीक ना। उसके फादर का नाम था अलायस हिटलर और उसकी माँ का नाम था क्लोरा पोल्ज। ऑस्ट्रिया में जन्म लिया था, ऑस्ट्रिया उसमें जर्मनी का एक पार्ट था, और उसके बाद इसको लिंज नाम की जगह पर उसको पाला गया था। बाद में वो जर्मनी में आ गया था 1913 में, और 1913 में आने के बाद वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसमें इसने अपना एडमिशन करवाया था कि हम भी फर्स्ट वर्ल्ड लड़ेंगे। ठीक है, तो ये जर्मनी में आया क्यों? ये जर्मनी का ही है। ऑस्ट्रिया हंगरी जो है ना वो सब के सब जर्मनी ही। अरे कितना तुम, ऑस्ट्रिया हंगरी प्रोशिया। हिटलर का पूरा नाम क्या था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। चलो अब ये क्या है यहाँ पे, मैंने शॉर्ट्स में रखा है यहाँ पे कि वो एक पार्टी ज्वाइन करता था जिसका नाम था डीएपी। ठीक ना। और डीएपी पार्टी जो होगा वही पार्टी आगे जाके बनती है नाजी पार्टी। ये मतलब बहुत ही सिंपल सा है, यही चीज हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बस एक चीज नाम याद रखना होगा, तो रखिएगा 20 अप्रैल 1889 हिटलर का जन्म दिवस, बर्थ डेट। ठीक ना, बुक में 1889 बस दिया हुआ है, और फादर का नाम मदर का नाम से कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है, अलायस हिटलर एंड क्लारा पोल्ज। ठीक ना। सर फुल फॉर्म क्या है डीएपी का? डीएपी ये जर्मन भाषा में है बाबू, ये फुल फॉर्म, इसका नाम वर्कर्स पार्टी है। ठीक, और जो डीएपी है फुल फॉर्म ये आपके जर्मनी की भाषा में है। ओके सर, ये ओ के ऊपर से ये दो तो डॉट क्यों है? वो ये जर्मन में लिखा हुआ है पोल्ज, इसलिए 2 डॉट दिया गया है। ठीक ना। सर यहाँ पे जो शेयर बाजार का हुआ था तो लोग बोल रहे थे कि मैं कोई भी काम कर लूंगा, तो यहाँ पे कोई और नहीं आया था दूसरे कंट्री के लोग की उन लोग करने के लिए? पूरे के पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो कि प्रॉब्लम क्रिएटेड है। इवन इंडिया में भी वो प्रॉब्लम क्रिएटेड थी, इंडिया भी बर्बाद हो चुका था, तो इंडिया के लोग भी शामिल हो गए थे इसी काम पे। क्या होता है ना कि इंडेंचर्ड लेबर बनते हैं हमारे कंट्री में भी, लोग को भगा काम करने के लिए बोलते हैं कि आइए, और काम करने के बाद उनको कहते हैं कि चलिए हम आपको कंट्री में के एक पार्ट में काम करवाने ले जा रहे हैं, और उनको सी में बैठा के, मतलब सी में नहीं शिप में बैठाकर, और एक चीज से दूसरे चीज तक पहुंचा दिया जाएगा, दूसरे जगह दूसरे कंटिनेंट पहुंचा दिया जाएगा, और वहां पे कहा जाएगा यहाँ से तुम वापस नहीं जा सकते, काम करो यहीं पे। ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन क्रिएट हो गए थे। देखा जाए कम से कम वहाँ खाना तो मिलेगा ना? खाना मिलेगा, लेकिन कोड़ा भी मिलेगा। अगर आप कुछ भी करते हो ना तो फिर चलो हंटर ले लो, खाना तो मिलेगा। और तुमको खाना दे दीजिएगा, कहा अपने घर नहीं जाना तो नहीं जाओगे, सोच समझ कर। सर तो ये तो धोखा हुआ। तो धोखा करेंगे ही भाई, आपको काम चाहिए तो धोखा कीजिए। दुनिया में सब कोई अच्छा थोड़े ना है। मजबूरी का फायदा सुनते हो तुम लोग ना? यस सर। मजबूरी होगी तो फायदा उठाएंगे। आई डोंट माइंड। कौन आई डोंट माइंड? चलिए अब देखा जाए हिटलर। तो हिटलर भाई साहब जन्म ले चुके हैं 1889 में। इज इट क्लियर? ठीक है। यस सर। अच्छा, ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मन का पार्ट याद होगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वही था आपके कौन से सेंट्रल पावर, है ना? यस सर। ठीक ना। तो सेंट्रल पावर थे, और उन्हीं में से जब जर्मनी का फाइट होना शुरू हुआ तो ये पर्सन जो था वो मिल गया कहाँ पे, किसके साथ मिल गया? हिटलर जर्मनी के साथ रहेगा ना? यस सर। और जर्मनी की सेना में ये जो होगा शामिल हो गया, एक एज अ मैसेंजर जो था इसको रख लिया गया जर्मनी की सेना में। बाद में इसका पोस्ट जो होगा बढ़ा, कारपोरल बन गया। एक पोस्ट होता है, बन चुका वो कारपोरल, जो कि पनिशमेंट मिलता है जनरली। ठीक, लेकिन जर्मनी में इसकी हार हो गई, जर्मनी की हार हुई। और जर्मनी की हार हुई तो इस बेचारे को बहुत दुख हुआ कि जर्मनी हारा क्यों। ठीक ना। और जर्मनी की हार के बाद जब वीमर रिपब्लिक के ऊपर ये सारे कंडीशन रख दिए तो इसके मन में बहुत अधिक जो होगा गुस्सा जो था वो चढ़ गया। किसके मन में? हिटलर के मन में। शब्द एक सिंपल मैं शॉर्ट बता रहे, फिर हम डील करें। बहुत अधिक गुस्सा चढ़ गया, और हिटलर क्या किया कि हिटलर अब प्लानिंग कर लिया कि ये वीमर रिपब्लिक जो होगा, यहाँ के जो भी पार्टी है इन्हीं को हम हटाकर खुद से जो होंगे वो वहाँ के रूलर बन जाएंगे। और ऐसे में क्या होता है कि वो एक अटैक प्लान करता है बर्लिन के ऊपर। ठीक ना। प्लान अटैक तो करता है, लेकिन अटैक करने पे बेचारा वो सक्सेस नहीं कर पाता है। उसके बाद जब सक्सेस नहीं कर पाया तो उसको क्या किया जाएगा? जेल कर दिया जाएगा।
लेकिन यस सर। तब तक ये एक अच्छा सा नेता बन चुका है, जेल कर दिया है, तो लोग इसके सपोर्ट में आएंगे। यस सर। और सपोर्ट में आएंगे तो लोग क्या डिमांड करेंगे? बेल बेल की जाए, बाहर की जाए। बाहर आएगा तो भाई गया था भले क्रिमिनल बन के, लेकिन बाहर अगर आ गया तो अब ये क्या बन जाएगा? फेमस नेता, फेमस हीरो बन जाएगा। हीरो बनेगा। हीरो बनने के बाद क्या होगा कि वो अपनी पार्टी बनाएगा। यही जो डीएपी था उस पार्टी को नाम कर देगा क्या? नाजी पार्टी। ठीक ना? और फिर क्या करेगा कि फिर वो लड़ेगा इलेक्शन लड़ेगा, तो वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोट मिलेगा तो इसको ये बन जाएंगे क्या? नेता बनेंगे ना। नेता बन के भाई अब सीधे आ गए पार्टी में, और पार्टी में आ गए तो पावर आ गया इनके पास। पावर आ गया तो डेमोक्रेसी है, चल रही है डेमोक्रेसी अभी तक, क्योंकि ये इलेक्टेड लीडर है ना। लेकिन हाँ, डीएपी का ही नाम चेंज कर देगा। अब अगर ये लीडर बन गए हैं तो लीडर बन गए हैं, पावर आ चुका है, तो अब ये क्या करेंगे? चलो भाई कौन है ये डेमोक्रेसी, हम इसको नहीं जानते हैं, डेमोक्रेसी खत्म, डेमोक्रेसी को तोड़ दिया जाए। सभी को बोलने का राइट जो होगा बोलने का राइट बंद कर दिया जाए। मीडिया कोई मेरे खिलाफ लिखेगी नहीं। सबको ये मानना होगा कि हिटलर ही भगवान है। और अगर कोई नहीं मानता है तो उसने बहुत सारे फोर्सेस हम डाल दे रहे हैं सबके बीच में कि अगर कोई मेरे खिलाफ बोलते हुए दिख गया, सीक्रेट पुलिस है, तो भाई ऑर्डर है कि तुम अगर जैसे दिखा सीधे शूट एंड साइट मार दो। तो कोई इसके अगेंस्ट बोलेगा? नो सर। तो कंट्री को अब जैसे हिटलर चाहेगा वैसे चलाएगा कि नहीं चलाएगा? चलाएगा यस सर। तो यही चीज होगी डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी खत्म। और फिर उसके बाद तुम लोग देखते होगे, मूवी देखे हो ना मिस्टर इंडिया? यस होता था हे मोगेम्बो ना, हे मोगेम्बो। यहाँ पे हे हिटलर। ठीक है, हिटलर एक आराम एक उसको प्रणाम करने का एक तरीका था। लोग वहां पे जर्मनी नहीं हिटलर को ही सब कुछ मानते थे। ठीक ना? और तुम लोग देखे होगे वो हाथ ऐसे आगे फैलाकर हिटलर जो था उसको रिस्पेक्ट दिया करते थे। और हिटलर कहीं जाएगा, चाहे किसी कंट्री में चला जाए, हिटलर का रिस्पेक्ट वैसे ही दिया जाता था। हिटलर ने अपना बना चुका था कि हमको ऐसे ही रिस्पेक्ट मिलेगा, अगर तुम मेरे अगेंस्ट गए तो तुम दुनिया से गए। ठीक है, इसीलिए सर वो ना बुरा था। इसीलिए ना वो बुरा था, क्योंकि मतलब उसने हाँ डेमोक्रेसी इसलिए को बुरा हटाया था। और उसने ये बता दिया था कि अगर पूरे के पूरे वर्ल्ड का, खासकर जर्मनी का, वैसे वर्ल्ड से बाहर जल्दी जर्मनी से बातें नहीं जाता है। ठीक है, तो वो जो होगा वो इस चीज को टोटली क्लियर कर चुका था कि जर्मन के अंदर अगर कोई भगवान है तो भगवान सिर्फ एक ही है, वो है हिटलर। ठीक है, तो वहां पे लोगों के मन में एक नेता नहीं एक भगवान ने जन्म लिया था। आई होप कि सब बोर हो चुके हो, तो हिटलर जो होगा हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सर वो सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। सबको ही हिटलर के जैसा बन जाए तो क्या होगा? तो दुनिया चलेगा ही नहीं। तुम हिटलर बनो, हम हिटलर बने, तो फिर ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे। अरे कितनी बार कहाँ थे क्लास में? रिपीट सर हाउ नाजी पार्टी फॉर्म। नाजी पार्टी फॉर्म नहीं हुआ, इट वाज जस्ट नेम्ड। ठीक है, डीएपी का एक लीडर बना था। डीएपी में जिस पार्टी में वर्क कर रहा था वहां से वो लीडर बना उस पार्टी का। ठीक है, और उस पार्टी को रीनेम कर दिया नाजी पार्टी। क्लास में तो ध्यान रहता नहीं है, और फिर वही चीज को रिपीट करते जा रहे। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे ना? हाँ बिल्कुल मिलने गए थे, सपोर्ट लेने भी गए थे। ठीक है, तो हिटलर का राइज नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मजा आ रहा था। अभी मजा आ रहा था, तब अगला। अब तो भाई मार काट ही है इस चैप्टर में, किसी को मारेगा किसी को काटेगा। बता ही दीजिए सर, उसके बाद चले जाएंगे। नहीं उसके बाद नहीं। 10 बजे रात तक पढ़ाई है सर। 10 बजे रात तक। आयुषी ने थैंक यू भी बोल दिया कि सर बस आप खत्म कर दिया, अब तो हमको जाने का मौका मिला। सर हाँ जी।